तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी ग्रामर चालू किए हैं RWA का। तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों या परिवारजनों में या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसको जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। देखिए, वर्ड जो होते हैं कुल कितने होते हैं? कुल 52 वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ड हैं। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, री होता है, फिर ए, ओ, औ होता है। मूल या हर्ष स्वर होते हैं मात्र 4, दीर्घ स्वर होता है 7। प्लुत स्वर जैसे ओम या रोम कहते हैं, राम जैसे बोलते हैं राम, ऐसे इसका प्रयोग वैदिक संस्कृति में किया जाता है। अयोग्यवा होता है अंग और आह को अयोग्यवा कहते हैं, अह को अयोग्यवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यवा कहते हैं। वर्णों के दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों को ध्वनियों को अयोग्यवा कहते हैं। ना तो स्वर के योग और ना ही व्यंजन के, अतः अयोग्यवा फिर भी अर्थवहन करते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन आपके हैं 33। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं आपके 25। देखिए, क वर्ग के अंतर्गत आता है आपका क, ख, ग, घ, र। इसमें आता ढ, इसमें आता आपका कंठ व्यंजन आता है। च वर्ग के अंतर्गत आता है आपका च, छ, ज, झ, इ, तालव्य आता है। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ आता है मूर्धन्य व्यंजन। और त वर्ग के अंतर्गत आता है आपका त, थ, द, ध, न दंत व्यंजन आता है इसमें। प वर्ग के अंतर्गत आता है आपका प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। यह और अलावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और श, 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 अ होता है, ओष्ठ व्यंजन होता है, इनकी संख्या भी 4 होती है। और छत्र, अत्र, ज्ञ, या छत्र, अत्र और श जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। छत्र जो बनता है आपका क हलंत के साथ स मिलता है, छत्र बनता है। त्र बनता है त हलंत के साथ र मिलता है, त्र बनता है। ज्ञ मिलता है ज हलंत के साथ आपका इ मिलता है, तो बनता है। श बनता है आपका श हलंत के साथ र बनता है, तो आपका श बनता है। अगर बात करें कि ड और ढ ये उच्छिप्त त्रिगुण व्यंजन होते हैं 2, तो कुल जो मूल व्यंजन कितनी है? 33 है। नेक्स्ट बात करें, भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? पद है। वाक्य की न्यूनतम इकाई पद है और शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ड है। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य, वाक्य की न्यूनतम इकाई पद और जिसे शब्द कहते हैं, और शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ड कहते हैं। शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ड है। अगर बात करें हम कि वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है अनाशवान होता है, अतः वर्ड अखंड मूल ध्वनि का नाम है, अर्थात किसी भी शब्द का वह खंड जिसका अन्य कोई खंड या विखंड नहीं किया सकता वर्ड कहलाता है। संक्षिप्त में वर्ड वह छोटी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। प्रत्येक वर्ड में कई वर्ड होते हैं। जैसे मूल रूप से हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड है। और वर्डों की इस व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित क्रम के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर बात करें कि स्वर वर्ड जैसे वे वर्ड जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की आवश्यकता ना हो, अर्थात बिना किसी अवरोध या बाधा को इनका उच्चारण करते हो, वो उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। अतः ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण देखिए। स्वरों का वर्गीकरण यहां से देखते हैं हम लोग। देखिए, मात्रा व उच्चारण के आधार पर हर्ष या मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जैसे कि अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में या स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखिए, सजातीय स्वर होते हैं 3। सजातीय स्वर मतलब एक ही जाति के अगर मिलते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है? इनको हम लोग सजातीय कहते हैं। संख्या कितनी है? 3। जैसे कि अ और अ मिलके आ बनाएंगे, ई और ई मिलके ई बनाएंगे, और उ मिलके उ बनाएंगे। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। विजातीय स्वर होते हैं जैसे कि अ और ई मिलके ए बनाएंगे,
ए बनाएंगे, और ए मिलके ए बनाएंगे, और उ मिलके ओ बनाएंगे, और औ मिलके औ बनाएंगे। इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, राम, ये सब क्या है, प्लुत स्वर है। हालांकि मानक हिंदी में दो ही स्वर हर्ष और दीर्घ की मान्यता प्राप्त है, हर्ष और दीर्घ को मान्यता प्राप्त है मानक हिंदी में। जीभ की ऊंचाई मुंह के खुलने के आधार पर स्वर देखते हैं। पहले आता है विवृत, विवृत में आता है आपका आ, उसके बाद आता है अर्ध विवृत, इसमें आता है ए, औ और आ, ए, औ और आ। उसके बाद आता है समृत, समृत में आपका आता है ई, बड़ी, फिर उ और ऊ आता है। अर्ध समृत में आता है ए और औ आता है। तो इसमें आता है विवृत, अर्ध विवृत, समृत और अर्ध समृत। विवृत में आता है आ, अर्ध विवृत में आता है ए, औ और अ, समृत में आता है ई, उ आता है, और अर्ध समृत में आता है ए और ओ। अगर नेक्स्ट बात किया जाए कि जीभ की उत्पत्ति ऊपर उठते हुए भाग के आधार पर अगर माना जाए तो अग्र स्वर पहले आता है। अग्र स्वर में आपका आता है ई, ए, ए, और केंद्रीय मध्य स्वर जिसे कहते हैं उसे सिर्फ आता है अ। केंद्रीय मध्य स्वर में एक ही आता है, वो है अ। पक्ष स्वर में अगर बात किया जाए तो आ, उ, ओ और औ, आ, उ, ओ और औ आता है। ओठ की स्थिति के आधार पर अगर देखो तो अर्ध आवृत मुख आता है, इसमें आता है अवर्तुल बोलते हैं इसे, इसमें अ, ई, ए आता है, अ, ई, ए आता है। अगर बात किया जाए वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर के तो इसमें आता है उ, ओ और औ आता है। अगर अर्धवर्तुल या अर्धविवृतमुखी में आते हैं तो इसमें सिर्फ आता है आ, इसमें सिर्फ क्या आता है आ। जीभ के तनाव के आधार पर अगर बात है तो स्थिर अगर है तो इसमें आता है अ, ई, उ। अगर स्थिर के आधार पर यह आता है तो अ, ई, उ, और कठोर है तो आ, ई, उ। उच्चार के बाद देखिए, उच्चार के स्थान पर अगर कंठ की बात की जाए तो अ, अह और आ आता है। कंठ की बात की जाए तो अ, अह और आ आता है। तालब की बात की जाए तो ई और ई आता है। अगर मूर्धन्य है तो री, और री जो है मूर्धन्य है, ऋषि जो बोलते हैं। ओष्ठ की बात की जाए तो उ और उ आता है, और अनुनासिक के अनुसार गए तो अंग, आ या अंग आता है। कंठ तालब की बात की जाए तो ए और ए आता है। कंठोस्थ की बात की जाए तो ओ और अ आता है। कंठोस्थ में ओ और अ आता है। व्यंजन और वर्ग देखिए, जिस वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से संभव नहीं है तो वे व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अतः इनमें अ स्वर छुपा रहता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ड व्यंजन है। व्यंजन में अ स्वर प्रकार है, जैसे कि क अगर मिले तो इसमें क हलंत है, फिर प्लस आ है तो मिलके क। अगर घ हलंत के साथ प्लस आ करेंगे तो घ मिल जाएगा। अगर इनमें अ को निकाल दे तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाता है, तो क, ख, ग, घ ऐसे हो जाएगा हलंत के रूप में, मतलब आधा है। स्वर वर्ड स्वतंत्र या व्यंजन वर्ड स्वरों पर आधारित होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल व्यंजन वर्डों की संख्या कितनी है? 33 की बात की जाती है। अगर बात किया जाए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। व्यंजन की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए वे व्यंजन कंठ जो कंठ तालु व्यंजन वर्ड जो कंठ तालु दंत ओष्ठ और मूर्धा के स्थान को स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण कई वर्गों में बटे होते हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की पांच व्यंजनों को 5 वर्ग बना लिए गए जो क, च, ट, त, प में विभक्त है। क, च, ट, त, प में विभक्त है। अतः इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखिए क वर्ग जिसमें आता है क, ख, ग, घ, ड, इस कंठ से उच्चारित होता है। च वर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ, य, ये तालु से उच्चारित होता है। अगर बात करें ट वर्ग की तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये मूर्धन्य से उच्चारित होता है। ट वर्ग की बात करें तो त, थ, द, थ, न, ये दंत से उच्चारित होता है। अगर प वर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ, म, ये ओठ से उच्चारित किया जाता है। ड,
ढ, सॉरी, ड, इया, ढ, न और म जो होता है ये पंचमाक्षर होता है। इया जो होता है ये सब होते हैं। हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के सटने से होता है परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हें हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार है, य, र, ल, व। य और व जो है ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि श, श, श और ह। और ये क्या है? चारों ऊष्म व्यंजन है। व्यंजनों में प्रयुक्त प्रकारों के अध्ययन के हमें व्यंजन की उत्पत्ति, स्थान, समूह आदि का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इसे और सहज बनाने के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी किया जाता है। व्यंजनों के वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर स्वरयंत्र मुखी या काकल्य जिसे बोलते हैं वो सिर्फ क्या है? ह है। अगर कंठ में आए तो क, ख, ग, घ, ड़। तालब में आए तो च, छ, ज, झ, इया और य और च आते हैं तालब में। अगर बात किया जाए आपका मूर्धन्य में तो ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और स और र आता है मूर्धन्य में। अगर दंत की बात की जाए तो आपका त, थ, द, ध, न, ल, श, ज है। ओष्ठ है आपका प, फ, ब, भ, म और दंतोष्ठ है आपका व और फ, दंतोष्ठ हो जाता है। वर्ष हो जाएगा न, ल, श, र और ज। ये क्या है? वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आइए यहां से देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। पहले नासिक है या नासिक है, इसमें इया आता है, आपको दिख नहीं होगा। इसमें है इया, ड, अ, इया, ड, न, म। ठीक है। आपका आता है ड, इया, ड, न, म। ये आता है, बुक में दिख रहा है। यहाँ हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिख नहीं रहा है। दंत में आता है त वर्ग और स। दंत में आता है आपका त वर्ग और स आता है। दंतोष्ठ में आपका आता है व। दंतोष्ठ में क्या आता है? आपका व आता है। और ओष्ठ में आता है उ, उ और प वर्ग आता है ओष्ठ में। अगर कंठोष्ठ में आता है ओ, औ, आओ। ये आता है कंठोष्ठ में। मूर्धा या मूर्धन्य में आता है री और ट वर्ग, री और ट वर्ग और श आता है। यहाँ पे ये जो लिखा है ये श लिखा हुआ। तालु में आता है ई, च वर्ग और य और श आता है। कंठ तालु में आता है ए और ए आता है। कंठ में आता है आ, अह और क वर्ग और ह आता है। थोड़ा सा मेरे पास सिर्फ माउस है तो मैं लिख नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट है आपका उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर अभ्यांतर प्रति। देखिए स्पर्श के अंतर्गत आता है, स्पर्श के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये आते हैं स्पर्श। स्पर्श संघर्षी आता है च, छ, ज, ज। स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? च, छ, ज, ज स्पर्श संघर्षी है। ऊष्म संघर्षी में आपका आता है श, श, श और ह आता है ऊष्म संघर्षी में। अगर बात की जाए कि पार्श्विक में तो उसमें आता है ल। अगर लुंठित या प्रकंपित की बात की जाए तो आता है मात्र एक र है और पार्श्विक भी मात्र एक ल है। अगर बात की जाए उच्छिप्त का तो वो दो है, ड और ढ है। अगर अर्धस्वर की बात की जाए तो य और व जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं। य और व अर्धस्वर होते हैं। अगर बात की जाए अनुनासिक की तो ड, इया, ड़ और न और म आते हैं अनुनासिक। उच्चारण प्रत्यय या बाह्य प्रत्यय के आधार पर सघोष और अघोष, सघोष, घोष और सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों आपस में टकराती हैं और झंकृत उत्पन्न करती हैं वे क्या आती हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी स्वर, सभी जो क्या होते हैं? स्वर और दीर्घ क्या होते हैं? दीर्घ व्यंजन। और य, र, ल, व और ह क्या होते हैं? घोष होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर, दीर्घ व्यंजन और य, र, ल, व और ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। क वर्ग से देखिए पहले आता है ग, घ, ढ। च वर्ग से ज, झ, इय। ट वर्ग से ड, ढ, ड़। ट वर्ग से द, ध, न। प वर्ग से ब, भ, म। ब, भ, म। अगर बात की जाए नेक्स्ट अघोष की तो जिन वर्णों के उच्चारण से स्वन तंत्रिका में कंपन ना हो अर्थात केवल श्वास की आवश्यकता हो वो
अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श अघोष वर्ण है। जैसे क वर्ग से क और ख, इसमें होते हैं आपका पहला और दूसरा। क वर्ग से क और ख, च वर्ग से च और छ, ट वर्ग से ट और ठ, त वर्ग से त और थ, और प वर्ग से प और फ आते हैं। प वर्ग से प और फ आते हैं। नेक्स्ट, प्राणता के आधार पर देखा जाए, अल्पप्राण जिन वर्णों को उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है और हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम अंतःस्थ व्यंजन य र लव, अंतःस्थ व्यंजन य र लव और सभी स्वर और ल अल्पप्राण होते हैं। इसमें कुल की संख्या कितनी होती है अल्पप्राण की? 31 होती है, 31 होती है। क वर्ग से क ग ड, च वर्ग से च ज य, ट वर्ग से आता है आपका अल्पप्राण ट ट ड़, त वर्ग से आता है त द न, प वर्ग से आता है प ब म, प वर्ग से आता है प ब म। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण से अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है और हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण उसमें व्यंजन श श श और ह और ढ महाप्राण है। कुल संख्या कितनी होती है महाप्राण की? 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ महाप्राण है। जैसे कि क वर्ग से ख और घ, च वर्ग से छ और छ, ट वर्ग से थ और ढ, त वर्ग से थ और ध, प वर्ग से थ और ध। अनुस्वार या अनुनासिक हम लोग देखेंगे। सामान्यतः हम कई बार अनुस्वार अंग की जो बिंदु होती है, अनुनासिक की जो बिंदु होती है लेखन शैली में लिखा जाता है। जैसे कि इसको मैं प्रयोग करके बताऊं तो जैसे कि आंख, आंख जो कि व्याकरण उच्चारण की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि अनुनासिक और अनुस्वार की ध्वनि कुछ हद तक समान होती है परंतु इसकी ध्वनि वास्तविकता में एक दूसरे से अलग होती है। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग लेखन शैली में अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से कम सांस निकलती है। जैसे कि चांद, चांदनी, चिड़िया, गांव, आंसू। वही अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार में मुंह से कम और नाक से अधिक ध्वनि निकलती है। जैसे कि शंख, मंद, छंद, पंच, अंग। अनुनासिक स्वर की विशेषता है कि इसमें चंद्र बिंदु लगता है और वही अनुस्वार में एक व्यंजन ध्वनि है जिस पर एक बिंदु लगाकर अपनी विशेषता प्रकट करता है। हिंदी के तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु लगाकर होता है पर तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है। उदाहरण दंत से दांत, अत्र से आंत। हल या हलन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर के साथ मिलकर बना है। हालांकि अ स्वर पीछे में छिपा रहता है, इसे अभाव से व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। जैसे कि ऐसी स्थिति में हम व्यंजन वर्ण को लिखते समय जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हलंत कहते हैं। जैसे कि क हलंत, क हलंत, ग हलंत, च हलंत और ज पे हलंत। ज पर क्या है? सब पे क्या लगा हुआ है? हलंत। ठीक है, नेक्स्ट है। यहां से हम लोग कुछ देखते हैं। ये है आपका परीक्षा महत्वपूर्ण बिंदु। इसको चुन करके देख। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए तो वो क्या है? वर्ड होती है। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो वो ध्वनि है। जो उच्चारण में स्वतंत्र उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मानक हिंदी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है री को छोड़कर, क्या री को छोड़कर है कितनी है? 10 है। आ आगत स्वर कहलाता है। जो अ होता है आगत स्वर कहलाता है। अ जो स्वरों की सतह से बोले जाए उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ड है लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय वर्तमान में 53 है। एक विशिष्ट व्यंजन जैसे लुआ बोलते हैं ये मराठी में उपयुक्त होता है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, ऐसे बोल तो ऐसे इसका यहाँ पे एग्जाम्पल इसका बताता हूँ, एक मिनट चाहिए।
अगर मैं इसको लिखूं ऐसे कि ऐसे ऐसे लिखूं तो बाल, यहां से लिखा नहीं जा रहा माउस से, कोई बात नहीं, इस समय लिखूं कि बाल, ऐसे तो बाल मतलब इसका होता है बालक या बच्चा। माउस से लिखा नहीं जा रहा भाई, लेकिन कोई बात नहीं। ये जान लीजिए कि ये मराठी शब्दों में उपयोग होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार मूल जो वर्ड हैं वो 43 माने गए हैं। री, जिसे आधा र हलंत के साथ ई में स्वर और व्यंजन दोनों के मेल होते हैं। अयोग बार अंग और अ है, अयोग बार अंग अ और अंग है, अ है। हस्त स्वरों में एक मात्रिक स्वर और दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो उच्चिप्त द्विगुण या ताड़नजातक या डी स्पष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? आपका ड और ढ है, एक थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, ड और ढ है। हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या 5 है, जैसे ड, य, र, न और म है। अर्धस्वर हैं य और व जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं, य और व जो है वो अर्धस्वर होते हैं, य और व जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं। अगर बात किया जाए स्पर्शी व्यंजन पंचवर्ग के व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन पंचवर्ग के पंचमाक्षर के व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरी प्रचारी सभा काशी हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है। अगर बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी के प्रचार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन कहा, देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा बाल गंगाधर तिलक ने। विनोबा भावे ने देवनागरी को लोक नागरी की संज्ञा दी। नागरी लिपि का उद्भव 8वीं से 9वीं सदी में माना जाता है। री को छोड़कर अंग और अह के साथ सभी स्वरों का परस्पर मिलाप 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। अगर बात किया जाए तल बिंदु नुक्ता या हफ अरबी फारसी की विशेषता है। र लुंठित व्यंजन ल पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अ उदासीन स्वर है, अ काकल्य ध्वनि स्वर यंत्रीय है, श और ह जो है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु जो शब्दों के तद्भव रूपों में लगाया जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ष 1967 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। संस्कृत के देवनागरी वर्णमाला के सम्मिलित री, री और लियो को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां से अपना क्वेश्चंस, यहां से हम लोग का क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसमें जो 810 या 20 क्वेश्चन है ऐसा कुछ। ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? तो ट वर्ग में जो है आपका कौन सा व्यंजन नहीं आता? आपका जो है 9 व्यंजन ट वर्ग में नहीं आता। अगर बात किया जाए च का उच्चारण स्थान होगा, च का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? च का उच्चारण स्थान जो होगा आपका तालु होगा, च का उच्चारण स्थान तालु है। निम्नलिखित विकल्पों में से हस्त स्वरों की पहचान कीजिए। हस्त स्वरों की पहचान कौन सी है? इसमें हस्त स्वर है अ और ई जो है वो हस्त स्वर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन अगर एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन सा वर्ड दंत नहीं है? कौन सा वर्ड दंत नहीं है? द है, त है, ध है, ट नहीं है। री वर्ड का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ कंठ मुदा। री वर्ड का उच्चारण क्या है? मुदा है। ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण का उदाहरण कौन सा है? भ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है।
घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? कंठ है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो हिंदी के ठ ध्वनियां हैं, हिंदी में थ ध्वनियां जो है वो मूर्धन्य है। हिंदी में थ ध्वनियां क्या है? मूर्धन्य है। अगर ई उ किस प्रकार का स्वर है? ई उ किस प्रकार का स्वर है? संवृत स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है बताइए? और वो स्वर नहीं है आपका, ये जो है स्वर नहीं है, बाकी सब स्वर है। ये व्यंजन में आता है। री ध्वनियां किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? री ध्वनियां किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं हर्ष स्वर के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कौन सा घोष वर्ड है? इनमें से कौन सा घोष वर्ड है? और वो है म। स्वर ए ऐ का उच्चार स्थान कौन सा है? ए ऐ का उच्चार स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य है। अगर बात किया जाए ख ग फ, ये अरबी फारसी में लगता है, जिसमें नुक्ता लगता हुआ है वो अरबी फारसी में लगता है। अरबी फारसी के अंतर्गत भाषाएं ये आती हैं। बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? ये 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है भैया? बताइए 11 है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख से साथ साथ नासिक के द्वारा निकलती है तो अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। द का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क्या है भाई? क्या है? कंठ तालव्य, मूर्धन्य, कंठोत्थ, नासिक है? कौन सा है आपका? मूर्धन्य। हिंदी शब्दकोश में श शब्द का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छत्र, छत्र, अत्र, अज्ञा, श। किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है भैया? क के बाद आता है। इसमें हलंत भी लगा होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ये प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? क्या है? ओष्ठ है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते थे? 8। री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ए और बी दोनों है, स्वर है। क्या है? री क्या है? एक स्वर है। इसका उच्चारण स्थान दंत है। ऐसे प ग न च, दंत पूछ रहा है, न कर। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह से निकलती है हवा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन कौन सा है? आपका ह है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? ज व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? वो है म वर्ण जो है पंचमाक्षर होता है। अगर बात किया जाए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 51 है, 52 है, क्या है? कितनी है? 52 है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? भक्त, जैसे भक्त का यूज होता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? 34 को बताइए। ग का उच्चारण स्थान कंठ है।
प्रयत्न के आधार पर ल क्या है, ल जो है पार्श्विक, प्रकंपित आपका र आता है, उचित आपका ड और ढ आता है। संघर्षी आप बताइए। स्पर्श संघों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श वर्डों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श वर्डों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श वर्डों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। नेक्स्ट है तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। इनमें से पूछ रहा है तालव्य, महाप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, कौन सा है, छ है। जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, मूल कहते हैं, गुरु लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। जिनमें एक लगती है उसे क्या हम कहते हैं, लघु कहते हैं। ज्ञ वर्ड, ज्ञ वर्ड जो है किन वर्डों के योग से बना है, जौ और या, जौ और औ, हलंत जौ। बताइए 39 का आपका हलंत लगा, ये देख लीजिएगा, ये वाला गलत है। अगर बात किया जाए हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों वर्डों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन वर्डों की संख्या कितनी है, 33 है। स्पर्शी कितनी है, 25 है। स्पर्शी कितनी है, 25 है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, कंठ भी हो अल्प प्राण हो, व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, ड हो। निम्न में कौन सा व्यंजन अघोष है, कौन सा व्यंजन अघोष है, और वो है ख। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, कंठ महाप्राण घोष वर्ड का व्यंजन उदाहरण कौन सा है, आपका है ध। घ ग ड थ त, इनमें से कितने अघोष हैं, इनमें से कितने अघोष हैं बताइए, 2। कितने हैं, 2 हैं। तालव्य महाप्राण घोष वर्डों का उदाहरण कौन सा है, तालव्य महाप्राण घोष वर्डों का उदाहरण कौन सा है, छ है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष वर्डों का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य भी हो अल्प प्राण भी हो, घोष वर्डों का उदाहरण कौन सा है, आपका है ट। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है, कौन सा व्यंजन उष्म है, श। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है, भ। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है, ड। अगर बात किया हिंदी में अल्प प्राण वर्डों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में अल्प प्राण वर्डों की संख्या कितनी होती है, 31। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है, और वो है च। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, और वो होता है अ। नेक्स्ट अगर बात की तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, तालव्य भी हो महाप्राण भी हो, अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, आपका कितना है, 53। इसमें है आपका छ। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, इसमें आपका है ठ। कंठोच्च दीर्घ स्वर वर्ड का उदाहरण कौन सा है, ओ। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ड का उदाहरण कौन सा है, ए। अगर बात करें इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, समृद्ध स्वर कौन सा है, आपका हो जाएगा ई। ए क्या है, समृद्ध स्वर। झ व्यंजन उच्चारण स्थान प्राण और घोष के अनुसार किस प्रकार का वर्ड है, प्राण और घोष के अनुसार किस प्रकार का वर्ड है, ये किस प्रकार का वर्ड है, ये तालव्य है, महाप्राण है और घोष है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, आपका ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण आपका फ है, कौन सा है, फ है। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, वो है ड। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण है, अघोष महाप्राण कौन सा, आपका ख है,
क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके 3। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? तो प्राण होते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियां नहीं है, कौन सी नहीं है? ध जो है वो ओष्ठ ध्वनियां नहीं है। अगर बात किया जाए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष महाप्राण है कौन सा वर्ण? हाँ जो है घोष महाप्राण है। इनमें से असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्ग के तीसरे और चौथे पांचवें वर्ड व्यंजन सघोष है। व्यंजनों के पहले और दूसरे वंश अघोष है, ठीक है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां है, सभी विसर्ग सघोष है। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन कौन सा? नासिक के व्यंजन आपका कौन सा है? न है, न हलंत के साथ नासिक के व्यंजन है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है आपसे ये पूछ रहा है। अनुस्वार पूर्व अनुस्वार नासिक होता है, पांचवा पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक उत्तर ध्वान नाक से कम मुंह से। ए बी 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ये कहलाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर स्वर कहलाते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? और वो होता है पंचमाक्षर जो वर्ड होते हैं नासिक के दौरान घटता है। य और अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? य और अलावा जो है वो अंतःस्थ व्यंजन। अगर बात की निम्न से सही विकल्प का चयन करें, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? और स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर सहित देखने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए हलंत के साथ। हर्ष और दीर्घ इनमें से किस प्रकार का है? हर्ष और दीर्घ इनमें से किस प्रकार का है? वह है हर्ष और दीर्घ स्वर के भागी हैं। अगर बात किया जाए नेक्स्ट की, तो इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन है शौ शौ शौ। तो कौन सा आ जाएगा? शौ आ जाएगा। निम्न में से कौन सा दंत व्यंजन है? दंत व्यंजन है। अब कौन सा? नौ। निम्न से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा है? क जो वर्ण है वो अघोष है। अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह किसे कहा जाता है? अयोग्यवाह अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यवाह कहते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर आपका ओम है। ओम प्लुप्त स्वर में आता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? वो है दंत शौ। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? नुक्ता है, अनुनासिक है, रेफ है, अनुस्वार है। अनुनासिक का संगम, अनुनासिक का इसमें अशुद्धि है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर, विवृत, ये नहीं। निम्न से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है कौन सा? ऊ जो है वह संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी सभी सब संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट बात की जाए, अगर निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? आपका आ जो है वो दीर्घ स्वर है। इनमें से दंत ध्वनिया कौन सी है? दंत ध्वनिया कौन सी है? त, थ, द, थ। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लिपि।
इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है आपका? ल जो है एक अंतःस्थ व्यंजन है, ल जो है एक अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट जो र है उसका विवरण क्या है? र है उसका विवरण क्या है? ये वर्ष है, लुंठित है, शगोष है, अल्पप्राण है और व्यंजन है। लुंठित और किसी में नहीं है, चेक कर लीजिए, एक ही से आंसर मिल जाता है आपको। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग दंत कहते हैं। अंतःस्थ और उष्म व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? अंतःस्थ उष्म व्यंजन के वर्ण कितने होते हैं? और वो होते हैं आपके 8। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, ई और ई, च छ, ज छ, ई आदि का उच्चारण किससे होता है? कट से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, ओठ से होता है। किससे होता है? तालव्य से होता है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दीर्घ का वर्ग विच्छेद क्या होगा? दीर्घ, ये आपका द पे हलंत होगा, री होगा, फिर ग पे हलंत होगा, फिर अ होगा, दीर्घ। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा है आपका? अ जो है वो काकल्य वर्ण। अगर बात कीजिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? वो है उ। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है वो है अ जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सभी दीर्घ स्वर है। च और छ वर्ण का उच्चार स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चार स्थान है तालु। क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? अरबी फारसी की हैं। अगर इसमें तुक्का लगा हुआ है तो ये अरबी फारसी की है। नेक्स्ट है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ग या ब वर्ड वैशिष्ट है क्या? ब वर्ड क्या है? यह है आपका ओष्ठ है, स्पर्श भी आएगा, अधप्राण भी होगा, घोर भी, घोष भी होगा और निर्नुनासिक भी होगा। नेक्स्ट, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर ध्वनि के होते हैं, तीनों हो जाते हैं, तीनों हो जाएंगे। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? और वो है ऐ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग क वर्ग का नहीं है? क वर्ग का घ नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस वर्ग में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली, बिल्ली, चिल्ली, गिल्ली, इसमें क्या है? द्वित्व व्यंजन है। लिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ नहीं है, अ जो है वो क्या है? अंतःस्थ नहीं है। अगर बात करें हिंदी शब्दकोश के अनुसार सनातन, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? सनातन, सकल, सक्षम, सचल। अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, अनुनासिक शब्द का संबंध क्या होता है? नाक और मुख से जो वायु निकले। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान है ओठ। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। अब हम लोग कल जो होगा, कल हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 3 और साथ में चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करेंगे और 2 वीडियो कल आपको मिलेगा। तो एंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 यार चैनल को तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप कर लिए हैं तो किसी से करवा दीजिए। मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें पूरे जो चैप्टर हैं 25 चैप्टर हैं। आपका 1 मंथ में ये पूरी बुक कंप्लीट होगी। मतलब मैं पर डे, अगर कोई दिन गैप हो गया तो कोई बात नहीं, मैं डबल ले लूंगा। मैं इसलिए कभी कभी डबल ले लेता हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है कि अभी जैसे कि मुझे कल कल शाम को निकलना होगा क्योंकि मेरा एनटीपीसी का पेपर है। तो कल शाम को मैं निकलूंगा, तो 2-3 दिन बाद ही आऊंगा क्योंकि घर जाने का भी प्लान है उधर से। हो सकता है कि मैं पीडीएफ बना के ले जाऊं और रास्ते में ले लूं, फोन से क्लास ले लूं। हालांकि फोन से उतनी अच्छी होती नहीं है। तो बस इतना ही आज के लिए। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, जल्दी आपको यूपी पुलिस और पेट की तो आने ही वाली है। तो हालांकि पेट तक हम लोग ये खत्म नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे आधा से ऊपर खत्म हो जाए पेट तक, ठीक है। तो कल आपका 3 और 4 2 चैप्टर कल आपके क्लियर होने वाले। तो बस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।